हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं। उसमें आज भाग 3 में हम देखेंगे संविधान की उद्देशिका, और 2 पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज -X- को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949 को। दूसरा, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका आंसर है सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? आंसर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चौथा, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो आंसर ए है, उद्देशिका में। पांचवा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है ए। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। छठवां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द
मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नोट: ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, जनवादी शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। 7वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। 8वां, निम्न शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर ए, पहले आएगा सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर पहले आएगा सी सार्वभौमिक, फिर ए समाजवादी, डी धर्मनिरपेक्ष और बी प्रजातांत्रिक। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। 9वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आंसर ए, 42वां संविधान संशोधन। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर है सी, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। 11वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। आंसर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वां, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका आंसर बी, संविधान की प्रस्तावना। 13वां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है डी, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 14वां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो इसका आंसर है बी, इसमें पहला समाजवाद सही है और तीसरा पंथनिरपेक्षता। 15वां, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो ये सही है। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टिसेबल नहीं है, तो ये सही है। तीसरा, इसमें का संशोधन नहीं, ये गलत है, इसमें संशोधन हुआ है एक बार। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये सही है। तो इसका आंसर है बी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। इसके बाद 16वां, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो आंसर है बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। 17वां, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। इसका आंसर है सी, 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। 18वां, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। आंसर है ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 19वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन। 20वां, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता पहला, दूसरा और तीसरा शामिल नहीं थे। 21वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आंसर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 22वां, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला है कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सही है। दूसरा, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। तीसरा, अवसर की समता, ये भी सही है। और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। इसका आंसर डी, सभी चारों सही है। इसके बाद 23वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए
तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है ए कथन तथा आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण वो कथन की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 24वां, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आंसर है डी, हम भारत के लोग शब्दों से। 25वां, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर है डी, संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद 26वां, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। आंसर ए, सार्वभौमिकता। 27वां, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। इसका आंसर है डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। इसका आंसर है डी, संघीय। संप्रभुता लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष प्रस्तावना में शामिल है, जबकि संघीय शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसका आंसर है डी, लोक कल्याण। इसके बाद 30वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो इसका आंसर है डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इसमें विचार, विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। न्याय, विचार और अभिव्यक्ति। 31वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसका आंसर है डी, धार्मिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आंसर डी। 32वां, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। 33वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका आंसर है सी, उद्देश्य है। 34वां, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। तो इसका आंसर है डी, के.एम. मुंशी जी ने। 35वां, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। 36वां, किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर है ए, बेरूवारी यूनियन के बाद 1960 में। 37वां, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो इसका आंसर है सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 38वां, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। इसका आंसर है डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघवाद 1973। 39वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। इसका आंसर है सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। 40वां, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना। 41वां, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर है बी, 3। 42वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
43वां, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर है बी, उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका 44वां, भारत के संविधान की उद्देश्य का आंसर है डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 46वां, निम्न में से कौन सही है? इसका आंसर है सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अब नेक्स्ट टॉपिक है शासन प्रणाली। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी भी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र, वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख हैं संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारता संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यह सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशा है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के
सर्वोच्च पद राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी बियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी बियर का है। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप पहला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर है सी, संप्रभुता। तीसरा, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है। और दूसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल पहला सही है। चौथा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय, इसका आंसर है सी, संसदात्मक। पांचवा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में आंसर है डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। छठवा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका आंसर है बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सातवां, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है ए, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। आठवां, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, इसका आंसर है डी, न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। नौवां, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर है, इस प्रकार भिन्न है। पहला, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, यह सही है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, अतः दोनों ही कथन सही है। तो आंसर सी। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है बी, अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार या शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। 11वां, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? आंसर है डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। 12, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, आंसर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 13वां, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, आंसर है सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। 14वां, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? तो पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।
तो ए भी सही है। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, पहला और दूसरा सही है। 15वां, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। 16वां, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका आंसर है सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। 17वां, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। आंसर ए, राष्ट्रपति में। 18वां, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो ये सही है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। और तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। चौथा, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत है। तो आंसर बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 19वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। दूसरा, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो चारों सही है, तो आंसर डी। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो इसका आंसर डी, सत्तावादी सरकार। 21वां, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्राधिकार प्राप्त होता है। आंसर है भारतीय संविधान से। 22वां, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? आंसर है डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। 23वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। तो अभिकथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सही है। और कथन आर, भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा बी, अभिकथन ए और कथन आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं होती है, या आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। 24वां, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है बी, पारदर्शिता। सुशासन में जवाबदेही, कानून का नियम और लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। आंसर डी, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। 25वां, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य होता है। बी, आंसर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 26वां, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है ए, कल्याणकारी राज्य की। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका आंसर है डी, साम्यवादी राज्य। 28वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंसर है डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 29वां, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आंसर ए, जनता। 30वां, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसका आंसर है बी, एकल कार्यपालिका। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसका आंसर है डी, ऊपर वर्णित पहला कार्यकारिणी
का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। और तीसरा, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। अतः आंसर डी है, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता है। अतः उपर्युक्त तीनों कथन सही है। अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका आंसर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 33वां, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका आंसर 80, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 34वां, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इसका आंसर है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। 35वां, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है आंसर 80, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 36वां, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, आंसर है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। 37वां, निम्नलिखित में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इसका आंसर डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। 38वां, भारतीय संविधान कैसा है? आंसर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 39वां, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है बी, न्यायिक समीक्षा। 40वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये सही है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 41वां, कथन ए, भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है, ये सही है। भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। और कारण आर, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर है सी, ये सही है परंतु आर गलत है। 42वां, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? इसका आंसर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। 43वां, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर है सी, एक हरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता। 44वां, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये गलत है। राज्यपालों की नियुक्ति ये सही है। तो इसका आंसर है बी, दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो इसको राज्यपालों की नियुक्ति, इसके बाद तीसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में 46वां, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये सही है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही है। तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुता संपन्न है, ये गलत है। विधायिकी है
वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। ये गलत है, तो इसका आंसर होगा बी, पहला और दूसरा सही है। 47वां कथन ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। ये सही है। और दूसरा, कारण आर, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ये भी सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद 48वां, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो कथन ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है। ये सही है। दूसरा, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 49वां, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है सी और डी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ही। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। 50वां कथन ए, भारत की संघात्मक संरचना का प्रमुख उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। ये सही है। दूसरा, कारण आर, विविधताओं के समंजन में से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर है बी, ए तथा आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 51, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं। तो ये सही है। कारण आर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली हैं जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ये भी सही है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। 52वां कथन ए, महिला, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये सही है। कारण आर, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का भाग बनकर हो रहा है। दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर ए। 53वां, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं बल्कि उपर्युक्त सभी कारणों में से संविधान का स्वरूप वृत्ताकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में से कोई एक सत्य नहीं है बल्कि सभी सत्य हैं। तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। इसके बाद 55वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है डी, यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। 56वां, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक कथन को आर ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये सही है। कारण आर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ये भी सही है। इसका आंसर होगा बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद 57वां, कारण ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ये सही है। कारण आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ये भी सही है। इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं
तथा आर एक ही सही व्याख्या है। 58वां, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। 59वां, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका आंसर है जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। 60वां, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? इसका आंसर है डी, केसी बियर ने। 61वां, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसका आंसर डी, केसी बियर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी बियर का है। 62वां, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है? इसका आंसर है सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 63वां, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? इसका आंसर है हार्वर्ड साइमन ने। 64वां, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? आंसर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। 65वां, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? इसका आंसर है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। 66वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इसका आंसर डी, हेनरी फ्योल। 67वां, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दिया गया था। आंसर है सी, डब्ल्यू.बी. डॉनहम द्वारा। 68वां, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? इसका आंसर है सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्तियों में यानी एक ही व्यक्तियों में निहित हो। 69वां, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसमें पहला है शक्तियों का परिसीमन, सही है। दूसरा, विधि के समझ समता, सही है। तीसरा, सरकार के प्रति जनोत्तरदायित्व, गलत है। और चौथा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये सही है। तो इसका आंसर है सी, पहला, दूसरा और चौथा सही है। सत्तरवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये गलत है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ये सही है। तो इसका आंसर है बी, केवल दो सही है। 71वां, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, आंसर है डी, सीमित सरकार। 72वां, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आंसर है डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। 73, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, आंसर ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। 74वां, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो इसका आंसर ए, केवल 3 सही है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये भारत और अमेरिका में समान है। 75वां, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? इसका आंसर है बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। 76, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? इसका आंसर है डी, पहला, अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, सही। दूसरा, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही। तीसरा, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवा, ये सही है। तो इसे आंसर डी, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी
संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्य के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं को निर्माण राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रपति विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमन संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल नागरिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा को उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। 77वां, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? इसका आंसर सी, 1980 के दशक में। आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।